Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel Commerce Mantra by Yogendra sir. Today we are going to discuss a very important topic, that is depreciation. It creates actually confusion in many ways. After watching this video, you will be able to answer all type of confusions. Topic will be very much clear to you all. आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन है क्या, डेप्रिसिएशन किन कारणों से लगता है, उन रीजंस को हम आज एनालाइज करने वाले हैं। केवल बोलने वाले नहीं हैं, एनालाइज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे डेप्रिसिएशन लगाने के कौन से फैक्टर हैं, बेस क्या है, उनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक, आपका शेयर ही हमें मेहनत करने के लिए उत्साहित करता है। फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के मैंने एक लाइन में लिखा है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट फॉर डिफरेंट रीजंस। डेप्रिसिएशन क्या है भाई? तो डेप्रिसिएशन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन क्या है, लेकिन आसान शब्दों में अगर मैं इसे कहना चाहूं तो मैं भी ऐसे कह सकता हूं कि डेप्रिसिएशन फॉल इन वैल्यू है, तो एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना। लेकिन कौन सी एसेट की? तो हम बात कर रहे हैं फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना, लेकिन केवल इतना नहीं, किन कारणों से? तो फॉर डिफरेंट रीजन, मतलब कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग बहुत सारे कारण हैं। किसी भी कारण की वजह से, किसी एक कारण की वजह से या एक से ज्यादा कारणों की वजह से अगर हमारी फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बात करें अगर इसकी एक और बात की, वो कारण क्या है? सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ एसेट। यूज ऑफ एसेट ये एक बड़ा कारण है। यस, जब हम किसी भी फिक्स एसेट को खरीदते हैं, यूज करने के लिए ही तो खरीदते हैं। यूज कर लिया हमने, यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बस ये भी तो एक डेप्रिसिएशन का ही रूप है। हमारा दूसरा कारण हमने यहां लिखा, एफ्लक्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है समय गुजरने के साथ। मतलब यह है कि अगर हमने अपनी एसेट को यूज भी ना किया हो तब भी हमारी एसेट की वैल्यू में कमी हो सकती है। हमने अपनी एसेट को यूज भी ना किया हो तब भी हमारी एसेट की वैल्यू में कमी हो सकती है। किस वजह से? समय गुजरने के साथ। मतलब यह है कि हम जब अपनी एसेट को धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तब तो कमी होगी, लेकिन अगर हम अपनी एसेट को यूज नहीं कर रहे, हम खरीद कर लाकर अपने फैक्ट्री में रख दी, गोडाउन में रख दी, गैरेज में रख दी, अगर वो गाड़ी है, और हम कह रहे हैं कि इसमें तो कोई हमने यूज किया नहीं है, तो क्या उसकी एसेट की वैल्यू में कमी नहीं होगी? होगी, फिर भी कमी होगी। यानी कि समय गुजरने के साथ साथ भी एसेट की वैल्यू में कमी होती है। मैं आपको वैसी देसी एग्जांपल अगर दूं, आप बाइक खरीद के लाए, बिजनेस को छोड़िए, आप बाइक खरीद करके लाए, आप 1 लाख रुपए की कोई बाइक खरीद करके लाए और फॉर डिफरेंट रीजन आप उसे चला नहीं पाए, आपको वो खड़ी है ऐसे ही 6 महीने तक खड़ी रही, टाइम गुजरता रहा, तो क्या उसकी वैल्यू 1 लाख ही बनी रहेगी? नहीं, समय गुजरने की वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपने भले ही उसे यूज नहीं की है। ऐसे ही तो बिजनेस में, फैक्ट्री में भी होगा। एक मशीन आप खरीद करके लाए तो आपने भले ही उसको यूज ना किया हो, कारण कुछ भी हो सकते हैं, वो फिर भी उसकी वैल्यू में तो कमी आएगी। आपने एक बिल्डिंग बनाई, डेप्रिसिएशन तो उस पर लगेगा, वैल्यू में तो कमी होगी उसकी, क्योंकि उसकी अपनी एक लाइफ है भाई। हम बात करते हैं ऑब्जोलेसेंस। ये क्या चीज है?
ऑब्जोलेसेंस का मतलब होता है कि अगर कोई एसेट, ये भी अलग अलग कारणों से हो सकती है, प्रचलन से बाहर हो जाए। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट आया टेक्नोलॉजी में और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एसेट हमारी प्रचलन से बाहर हो गई, चलन से बाहर हो गई, तो भी हम कहते हैं कि अब इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस एसेट की वैल्यू में कमी हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल दें, आपने देखा टाइपराइटर, पहले टाइपराइटिंग के लिए हम यूज करते थे, लेकिन कंप्यूटर आया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, तो अब हम टाइपराइटर ऑफिस में नहीं देखते हैं। अब वही काम हम कंप्यूटर से कर लेते हैं, टाइपिंग का। तो टाइपराइटर की कीमत क्या उतनी रह जाएगी? नहीं। अगर किसी के पास टाइपराइटर है तो अब वो उसको बेचकर कंप्यूटर लेना चाहेगा। जब उसे बेचने वाले ज़्यादा होंगे, खरीदने वाला कोई नहीं है, तो उसकी वैल्यू तो कम होगी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सीडेंट। अगर किसी एसेट के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी तो उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है। जी बिल्कुल, उसकी वैल्यू में कमी हो जाती है, और यही तो डेप्रिसिएशन है। अब ये कमी, एसेट की वैल्यू में कमी, डेप्रिसिएशन है या नहीं, इसे पहचानने के लिए कोई और चीज अगर मैं बताना चाहूं, ये कहते हैं कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट इज परमानेंट। ये जो फॉल होता है, वैल्यू में कमी होती है, ये परमानेंट नेचर की होती है, फ्लक्चुएशन नहीं है। क्या आज 1 लाख रुपए की कोई चीज आपकी 90,000 की रह गई, 90,000 रुपए की, कल 1,10,000 की हो गई, फिर नेक्स्ट 95,000 की रह गई? फ्लक्चुएशन नहीं, कमी होती है तो परमानेंट नेचर की है। इसके बाद ये कहते हैं ग्रेजुअल है, मतलब लगातार। ऐसा नहीं है कि अचानक से कमी हुई, आपकी कोई एसेट 2 करोड़ रुपए की है, अचानक से वो 1.5 करोड़ की रह गई और फिर वो स्थिर हो गई। नहीं, रात को सोए तो 2 करोड़ की एसेट थी, सुबह उठे तो 1.5 करोड़ की एसेट है, और हम कहें कि ये तो डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू में कमी हो गई। द आंसर इज नो, ये कमी नहीं है, ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगी और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूइंग नेचर की है। मतलब कोई एसेट की वैल्यू में कमी हुई, फिर स्थिर हो गई, फिर कमी हुई, ये नहीं। ग्रेजुअल है, कंटिन्यू नेचर की है, तो भाई परमानेंट है, ग्रेजुअल है, और तीसरी चीज कंटिन्यूइंग नेचर की है, तब हम उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन है। अगर कोई एसेट आपकी रात को 1 लाख की थी, सुबह उठे तो 95,000 की है, नेक्स्ट डे आप सोकर उठे तो 90,000 की है, उससे नेक्स्ट डे उठे तो फिर से 1 लाख की हो गई, तो क्या हम इस उतार चढ़ाव को डेप्रिसिएशन का नाम दे दें? द आंसर इज नो, ये तो डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो मार्केट सिचुएशन है। ये मार्केट का उतार चढ़ाव है, डेप्रिसिएशन नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट हम डेप्रिसिएशन की तरह से नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने यहां लिखा फैक्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन फैक्टर्स के बेस पर हम डेप्रिसिएशन तय करते हैं, वो कौन से तत्व हैं जिनके बेस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से 3 हमारे डेप्रिसिएशन के फैक्टर हैं, और एक और फैक्टर है, फोर्थ, मैंने चारों लिखे हैं, लेकिन 3 हमारे मुख्य हैं जो सीधे कैलकुलेशन में काम आते हैं। है फोर्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण, अभी बताता हूं कैसे। जैसे पहले फैक्टर को मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट। हमारी एसेट की कॉस्ट कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा हमारा डेप्रिसिएशन कितना हो। यानी कि पहला फैक्टर हमारे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कॉस्ट ही है। अब कॉस्ट को देखकर पहचानेंगे कैसे भाई, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपने कोई मशीन 1 लाख रुपीस की खरीदी, तो आपके लिए कॉस्ट कितनी है?
1 लाख रुपए है। इसका मतलब जो यहां यूज होगी कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन, वो इस एग्जांपल में 1 लाख रुपीस होगी। मान लीजिए इस 1 लाख रुपीस में 10,000 रुपीस तो जीएसटी लगा हुआ था, यानी कि मशीन की जो कॉस्ट है वो 90,000 है, 10,000 का क्या था, जीएसटी था। अब जीएसटी तो आप एडजस्ट कर लोगे, जीएसटी तो एडजस्ट कर लोगे आप, मतलब सेट ऑफ कर लोगे, यानी कि उसका क्रेडिट ले लोगे। मैंने जीएसटी की वीडियो डाल रखी है, आप वहां देख सकते हैं जाकर के। जीएसटी क्या है, कैसे चार्ज होती है, कैसे काम करती है। फ्रेंड्स, बात करें कि मेरे एग्जांपल में आपने कोई 1 लाख रुपीस की एसेट खरीदी, 1 लाख रुपीस की खरीदी। अब 1 लाख रुपीस में 10,000 इसमें जीएसटी है, तो ये 10,000 जो जीएसटी है ये कॉस्ट का हिस्सा है या नहीं, हमें ये तय करना है। ये तो गवर्नमेंट को चला गया, और फिर इसको आप सेट ऑफ भी कर लेते हैं जो आपने परचेज करते वक्त पे किया है जीएसटी। हमें तय करना है कि डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीस पर लगाना है या कोई और अमाउंट। तो भाई जीएसटी, क्योंकि इसे हम सेट ऑफ कर लेते हैं, इसीलिए ये इस कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन दिस माइनस दिस यानी कि 90,000 पर लगाएंगे। मैंने ये बात लिख दी है, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का हिस्सा नहीं है भाई। इसके बाद दूसरा, इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरोड टू फाइनेंस इट नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। सपोज करो आपने 1 लाख की जो एसेट खरीदी, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने फाइनेंस कराई। सपोज करिए 1 साल का 10% पर फाइनेंस हो गई आपकी, और ये 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज इंटरेस्ट बैठा, और साल के अंत में आपने वो 10,000 दे दिया इंटरेस्ट। अब आप क्या कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए ये भी तो मशीन की वजह से ही खर्चा हुआ हमारा, इसका मतलब 1 लाख रुपए तो हमने उनको दिए दुकानदार को, और 10,000 रुपए अब इंटरेस्ट के और दे दिए फाइनेंस कंपनी को, तो हमारे लिए तो ये मशीन 1,10,000 की हो गई। हम तो डेप्रिसिएशन 1,10,000 पर लगाएंगे, तो वही गलत है। आप 1,10,000 पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ये जो 10,000 रुपए हैं इंटरेस्ट के, ये तो फाइनेंस कॉस्ट होती है बेटा। इसका मतलब ये इस कॉस्ट का पार्ट नहीं है जो हम डेप्रिसिएशन के पर्पज से कैलकुलेट कर रहे हैं। हम डेप्रिसिएशन के पर्पज से जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उस कॉस्ट का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। तो हम 90,000 पर ही वापस से, क्योंकि 10,000 तो हमने जीएसटी के घटा लिए अपने एग्जांपल में, 10,000 हमने इंटरेस्ट के घटाए। यहां मैं इसे भी लिख देता हूं, 10,000 इंटरेस्ट के हो गए। तो हम ना तो ये 10,000 लेंगे ना ये 10,000 लेंगे इंटरेस्ट के। हम डेप्रिसिएशन विदाउट इंटरेस्ट विदाउट जीएसटी वाली कॉस्ट पर लगाएंगे। यहां मैंने साफ साफ लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन अमाउंट बोरोड टू फाइनेंस इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट। इसके बाद में थर्ड, इसमें क्या लिखा है जी, एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर। जो एक्सपेंस है हमारे रेवेन्यू नेचर के, वो भी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। मान लीजिए हम मेंटेनेंस पर खर्चा करते हैं, इस मशीन पर मान लीजिए साल में हमने 20,000 रुपये मेंटेनेंस पर खर्चा किया, तो हम कह रहे हैं कि जी 1 लाख की मशीन हो गई, 20,000 रुपीज़ का इस पर हमने रिपेयर का खर्चा कर दिया है, तो हम तो 1,20,000 पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। फिर से गलत है यार। क्यों? क्योंकि 1,20,000 पर नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन। ये जो 20,000 रुपये आपने रिपेयर पर या मेंटेनेंस पर खर्चा किया है, ये कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है। हमारे लिए ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट खर्च हुई है,
पर ये तो रिवेन्यू नेचर की है। हाँ, कैपिटल नेचर की होती तो हम इसमें ऐड कर देते। ठीक है, तो हम रेवेन्यू नेचर की कॉस्ट को भी ऐड नहीं करते हैं कॉस्ट में। रेवेन्यू नेचर कॉस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप मेरी ये बात आपको याद रहेगी, आपको समझ में आ गई होगी। तो हम जीएसटी को इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू फाइनेंस दैट एसेट, ये फाइनेंस कॉस्ट है, हम इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं कॉस्ट में जब डेप्रिसिएशन लगाना होता है। वैसे तो सब पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं, लेकिन हम इन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके बाद थर्ड जो मैंने लिखा, रेवेन्यू नेचर की रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा, रेन्यूएबल चार्जेस, ये कॉस्ट भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आई होप मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। फ्रेंड्स, बात करें अगर दूसरे फैक्टर की, दूसरा बड़ा फैक्टर हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है स्क्रैप वैल्यू। ये स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? तो स्क्रैप वैल्यू के लिए मैंने लिखा एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। जो एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है उसके एंड में, उसके अंत में, उस एसेट से जो हम रियलाइज कर सकें, बेक करके या किसी और रूप में डिस्पोज ऑफ करके, हम उससे जो भी प्राप्त कर सकें उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। मान लीजिए हमने एक मशीन 1 लाख रुपए की खरीदी थी, सपोज करिए उसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है। इकोनॉमिक लाइफ है क्या, उसको बात करेंगे अभी। मान लीजिए उसकी 10 लाख रुपए की, 10 साल की है इकोनॉमिक लाइफ, तो 10 साल बाद तो मशीन हमारे काम की रही नहीं, लेकिन कबाड़ में तो बिकेगी कम से कम। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें देख के जाएगी। बस उसी को रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, वट एवर यू वांट टू से। आई होप मेरी बात की समझ में आ गई होगी भाई। अच्छा, अब पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि स्क्रीनशॉट होगा तो आप बाद में इसे थोड़ा, अगर किसी को कैमरे की कमी की वजह से या दूरी की वजह से ये शब्द समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो स्क्रीनशॉट को आप बड़ा करके नोट्स बना सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की। एसेट की इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? जिस इकोनॉमिक लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक लाइफ के एंड में हम उस मशीन को बेच देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, हमें जो कुछ मिलेगा उसको हम स्क्रैप वैल्यू कह रहे हैं। ये इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है? बड़े आसान शब्दों में मैंने लिखा है, इट इज यूजफुल लाइफ, इट इज यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एसेट की यूजफुल लाइफ को ही हम क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिक लाइफ, फॉर विच इट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली। अब हमारी यूजफुल लाइफ का मतलब ये नहीं होता जी कि हम काम चलाए जा रहे हैं, काम चलाए जा रहे हैं, नहीं, प्रोडक्टिवली हम उसका यूज कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक मशीन लगाई, 1 लाख कैलकुलेटर बनाती है वो 1 मंथ में, मान लीजिए। अब 1 लाख कैलकुलेटर बनाने की उसमें कैपेसिटी है। अब मुझे कहा गया कि इसको इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद ऐसा नहीं है कि 10 साल जैसे ही पूरे होंगे उस रात्रि 12 बजे अचानक से वो कैलकुलेटर बनाना बंद कर देगी ना, वो तब भी बना रही होगी। 2, 4, 5, 10 साल वो बना सकती है, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। हो सकता है वो 1 लाख कैलकुलेटर ना बने, हो सकता है उसकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो 50,000 की रह जाए, 20,000 की रह जाए। अब मेरे लिए वो बोझ बन जाएगी, मैं क्या करूंगा? उसको डिस्पोज ऑफ करूंगा। मेरी बात आई थिंक समझ गए होंगे। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना कि 10 साल की अगर लाइफ है या 15 साल की लाइफ है तो अचानक से एसेट में धमाका होगा और खत्म ना। एसेट भी रहेगी, काम भी करती रहेगी, लेकिन प्रोडक्टिवली, एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे।
तो हमारी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट मायने रखती है। हम डेप्रिसिएशन जब तय करते हैं कि डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसके बाद लास्ट हमारा है फैक्टर लीगल प्रोविजंस। हमारे लीगल प्रोविजंस क्या है इस बारे में, डेप्रिसिएशन के बारे में। तो कानूनी जो प्रक्रिया है वो हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को इफेक्ट करती है, इसलिए एक बड़ा फैक्टर है। कैसे इफेक्ट करती है? अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वहां पर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें अलग तरीका बताया गया है। सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अनुसार हमें कैटेगरी बनाई गई है और उस पर बताया गया इन पर आप इतना ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर मशीन है तो इस पर इतना लगाएंगे, अगर आपके पास एयरप्लेन है तो इस पर इतना लगाएंगे, है? अगर आपके पास कार है तो इस पर इतना % लगाएंगे। अब कौन सी कंपनी की कार है, उसकी वास्तव में क्या एफिशिएंसी है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट एक्चुअली। हमें तो बस ये है कि इनकम टैक्स में रेट दिया है, उस रेट को फॉलो करना है, उसको उस ब्लॉक में रखना है, काम खत्म। इसका मतलब असल में इकोनॉमिक लाइफ और बाकी चीजें थोड़ी साइलेंट हो गई, कानून ऊपर आ गया। अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, कंपनी एक्ट, चाहे हम कंपनी एक्ट 1956 की बात करें, चाहे हम कंपनी एक्ट 2013 की बात करें, वहां पर अलग तरीके से बताया गया कि आप डेप्रिसिएशन ऐसे लगाइए। तो इफ यू आर ए कंपनी, अगर आप एक कंपनी हैं तब आपको डेप्रिसिएशन इनके हिसाब से लगाना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है तो आपको डेप्रिसिएशन इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। और आपका एक देसी छोटा सा शोरूम है, आप अपनी एसेट पर अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा करके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। मतलब यह है कि हमारे लीगल प्रोविजन प्रभाव डालेंगे हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट पर, हमारे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। 4 फैक्टर मैंने बताए, 4 बड़े फैक्टर। कौन कौन से? पहला कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा स्क्रैप वैल्यू, तीसरा इकोनॉमिक लाइफ, चौथा लीगल प्रोविजंस। और मैंने इनके मतलब भी समझाए भाई। अब हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके अनुसार हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं? तो वैसे तो 8-10 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, लेकिन हमारे कौन से मेन मेथड्स हैं, किन मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उनकी क्या बारीकियां हैं, मैं इसे अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको बहुत आसान तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करना सिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत उत्साह का काम करता है, हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।